हेलो, स्वागत है आपका डे 9 में ऑफ आवर क्रैश कोर्स ऑन यूपीपीसीएस 2024। तो आज हम लोग चालू करेंगे हमारी कहानी का अगला पड़ाव और डे 9 पहुंच चुके हैं हम लोग। तो डे 9 में हम लोग पढ़ेंगे पोर्टफोलियोज के बारे में। कौन से पोर्टफोलियोज? हमने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट बना 1946 में। 1946 के इंटरिम गवर्नमेंट में कई सारे पोर्टफोलियोज दिए गए। तो किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये आप देखना जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई हु वाज द वाइस रॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये वेवेल थे, विस्काउंट वेवेल। ठीक है, फिर कमांडर इन चीफ कौन था? ये था सर क्लॉड आउकिनलेक, जो भी प्रोनाउंस करते हो, ये दिखे तो आप मार दीजिए। ये वाज द कमांडर इन चीफ। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे राजेंद्र प्रसाद। होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बलदेव सिंह। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट आसिफ अली। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई जॉन मथाई। एजुकेशन एंड आर्ट्स आपके सी राजा गोपालाचारी। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर आपके जगजीवन राम। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस लियाकत अली, ऑलरेडी देख चुके हम लोग। मुस्लिम लीग वाले मेंबर कौन थे? ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिला था लियाकत अली को। फिर इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिला था आई आई चुंगरीगर। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ मिला था जोगिंदर नाथ मंडल, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड एयर अब्दुल राब निस्तार, ये भी मुस्लिम लीग के थे। वर्क माइंस एंड पावर सी एच भावा। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ये आप गजनवर अली खान, ये भी मुस्लिम लीग के थे। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज आसिफ अली, ये भी मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग के 5 हैं आपके। पहले आसिफ अली रेलवेज वाले, फाइनेंस वाले लियाकत अली, उसके बाद कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जोगिंदर नाथ मंडल, चौथे नंबर पे आपके अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर, और 5वें नंबर पे आपके गजनफर अली खान। ठीक है, फिर आपका इंडिपेंडेंस हो जाता है। इंडिपेंडेंस होने के बाद पोर्टफोलियो तो यही रहता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग वाले चले जाते हैं तो इनकी जगह कोई दूसरे आने चाहिए ना। तो देखेंगे सबसे पहले रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, कोई मिनिस्टर नहीं था। आसिफ अली के जाने के बाद और कोई, सॉरी नहीं, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट में था। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट में आसिफ अली के बाद हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बनते हैं डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई पहले इंडस्ट्रीज के थे, तो जॉन इंडस्ट्री एंड सप्लाई जॉन मथाई थे। तो जॉन मथाई शिफ्ट हो गए आपके रेलवेज में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई का उसके बाद चार्ज मिला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज और सप्लाईज का चार्ज मिल गया था। ठीक है, ये तो रेलवे एंड हो गया। उसके बाद पोस्ट एंड एयर, पोस्ट एंड एयर वाला जो अब्दुल राम निस्तार है, ये आपका हो गया था कैंसिल, जिसके बाद ये किसी को नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद आते हैं जोगिंदर नाथ मंडल, ये मिनिस्टर ऑफ लॉ थे। तो मिनिस्टर ऑफ जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ लॉ इसके बाद बनते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी बनते हैं लॉ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर मिला था गजनफर अली खान को। तो गजनफर अली खान जब चले आते हैं पाकिस्तान, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ चला आता है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की महिला मेंबरों में से एक है, 15 महिला मेंबरों में से। तो लॉ हो गया, हेल्थ हो गया, और आप इसके बाद एक कम्युनिकेशन का था। कम्युनिकेशन वाला भी कैंसिल हो जाता है इसके बाद। कम्युनिकेशन का रफी अहमद किदवई थे, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के एक मिनिस्टर थे रफी अहमद किदवई, ये भी बाद में कैंसिल हो जाता है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी, सॉरी कम्युनिकेशन मिनिस्टर पहले नहीं थे ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट की लिस्ट है ना, उसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर नहीं थे। बाद में आपके रफी अहमद किदवई बनते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर। इंटरिम गवर्नमेंट में वाला पोस्ट नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। ठीक है, सो यहां पे 2 पोस्टों की बात करी। एक तो हमने बात करी अब्दुल राब निस्तार पोस्ट एंड एयर,
तो ये जो है इसको खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया गया, और इसकी जगह आपका कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री आ गई, जिसके आपके मिनिस्टर थे रफी अहमद किदवई। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, वर्क माइंस एंड पावर, वर्क माइंस एंड पावर में CH भाभा, ठीक है। लेकिन जब इंडिपेंडेंस होने के बाद, पार्टीशन के बाद, इसके जो ये जो पोर्टफोलियो है ये मिलता है बाद में VN गडगिल को, VN गडगिल को, ठीक है। बाकी सब सारे जो पोर्टफोलियोज हैं लगभग लगभग सेम ही होते हैं। एजुकेशन का और बदलता है, C राजगोपालाचारी की जगह अभी नए एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद होते हैं नए आपके मिनिस्टर, ठीक है। बाकी फूड का सेम रहते हैं, बाकी नेहरू वाले सारे सेम रहते हैं, जगजीवन राम भी सेम रहते हैं, बलदेव सिंह भी रहते हैं। हमने देखा CH भाभा वर्क माइंस वाले थे, वो बदल गए, बदल के आपके VN गडगिल हो गए, ये देख चुके हम लोग। फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली थे, लियाकत अली के जाने के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलती है RK शमुगम शेट्टी, RK शमुगम शेट्टी को ये वाला पोस्ट मिल जाता है। तो उसके बाद पोस्ट एंड एयर हमने देखा हटा दिया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बाकी सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये सारे थे ऑल द पोर्टफोलियोज इंटरिम गवर्नमेंट में, इंडिपेंडेंस से पहले 1946 और इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से पोर्टफोलियो किस किसके पास रहे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है याद करने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। अब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं और हम लोगों को ये पता होने चाहिए, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे व्हाट वाज द सील, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सील पे कौन सा एनिमल बना था, दैट वाज एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है कि लीगल एडवाइजर कौन था, ये डिस्कस कर चुके हैं BN राव साहब। अगला क्वेश्चन है सेक्रेटरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये थे कौन, ये थे HVR अयंगर, HYR अयंगर साहब थे द सेक्रेटरी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अयंगर साहब के बाद हमारे आते हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन, चीफ ड्राफ्ट्समैन ये वाला पोस्ट मिला था किनको, SN मुखर्जी, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन हो गया। फिर आपके कैलीग्राफर, कैलीग्राफर क्या होता है, जो मतलब सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई जाती है ना, उसे कहते हैं कैलीग्राफी, मतलब सुंदर आकृतियां, सुंदर वर्ड्स लिखने का जो स्टाइल है। जैसे मैंने M लिखा, लेकिन जो कैलीग्राफर M को ऐसे बढ़िया तरीके से लिखेगा ये आपको देखने में बड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो इस आर्ट को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। तो हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो इंग्लिश कैलीग्राफर थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रायजादा साहब थे हमारे आपके अंग्रेजी के कैलीग्राफर, और यही कैलीग्राफर हिंदी के कौन थे, तो हिंदी के कैलीग्राफर थे हमारे वसंत कृष्ण वैद्य, VK वैद्य। तो रायजादा साहब और वैद्य साहब हमारे कैलीग्राफर थे। SN मुखर्जी आपके चीफ ड्राफ्ट्समैन, सेक्रेटरी साहब आपके अयंगर साहब, और लीगल एडवाइजर आपके BN राव साहब, और सील आपका एलिफेंट का, ठीक है। अच्छा, एक और है ब्यूटिफिकेशन, मतलब सुंदर सुंदर आकृतियां बनाना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ब्यूटिफिकेशन का काम किसने किया था, ब्यूटिफिकेशन का काम किया था दो लोगों ने, एक थे नंदलाल बोस और दूसरे है बेओहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों को ध्यान में रखने थे, ये सब हमने देख लिए। सिन्हा साहब थे आपके, और नंदलाल बोस ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, वैद्य साहब और रायजादा साहब कैलीग्राफी के लिए। बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट। ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हर बार ये पूछा जाएगा, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछते रहेंगे, और इसको ठीक से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हम लोग दूसरे कंट्री से बोरो किए हैं, व्हाट आर द बोरोड फीचर्स। तो ये देख लेते हैं वैसा, देखिए समझेंगे इसको, थोड़ा सा कायदे से समझेंगे तो हमें याद रहेगा। हमारे पास देखिए लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और लोकसभा और राज्यसभा से ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। काउंसिल मिनिस्टर्स आते हैं, ऑल्सो PM भी आपके लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक के मेंबर होना जरूरी है। ये सारे चीज जो लोकसभा और राज्यसभा हमारा लेजिस्लेचर बनाती है,
और उन्हीं के अंदर उन्हीं का एक सब पार्ट आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इनके ऊपर हमने देखा कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी बात देख ली हमने। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, याद करवाने के लिए। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के, आप जो कलर चेंज कर लेते हैं हमारे पेन का जरा, तो कलर चेंज करते हैं, ब्लैक कलर करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक तरीका होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का भी एक तरीका होता है। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कहां से हम लोगों ने बोरो किया, तो दैट वी हैव बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, आयरलैंड से बोरो किया। और जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है ये हमने यूएसए से बोरो किया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने ये लिया था इम्पीचमेंट का। ठीक है, फिर आता है राज्यसभा में। भाई राज्यसभा का इलेक्शन का तरीका स्पेशल होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वाला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। ठीक है, ये कंसेप्ट कहां से लिया, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया, याद रखना है। साउथ अफ्रीका में आपका PRSSPV का फंडा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यही तरीका है इलेक्शन का, ये आपका साउथ अफ्रीका में होता है। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन करने का तरीका साउथ अफ्रीका से लिया गया। अच्छा, राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स होने का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया आयरलैंड से। ठीक है, तो राज्यसभा में भी आयरलैंड का कंट्रीब्यूशन है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अच्छा, अब ये बन गया लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या बनाता है, फिर से आते हैं हम लोग दूसरे पेन पे, लाल कलर का पेन दोबारा ले लिया मैंने। अब आगे बढ़ेंगे। भाई लोकसभा राज्यसभा बेसिकली क्या बनाता है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बनाता है। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल का, प्रियम्बल हम लोगों ने कहां से लिया, ये भी हमें जानना है, प्रियम्बल हमने कहां से लिया ये जानना है। ठीक है, अच्छा, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि जस्टिस, ये हमने कहां से लिया। फ्रेटर्निटी कहां से लिया, फ्रेटर्निटी वर्ड, लिबर्टी का वर्ड और रिपब्लिक का वर्ड, और उसके बाद इक्वालिटी का वर्ड। इक्वालिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ये वर्ड्स कहां कहां से लिए, ये सवाल उठता है। तो इन सब के बारे में के बात करते हैं हम लोग। फिर चेंज करते हैं कलर और लाल कलर, ब्लैक कलर से लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा लेजिस्लेचर है। तो लेजिस्लेचर बाई कैमरल होता है, हमें पता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम लोगों ने कहां से लिया, यूके से लिया। ठीक है, आपका सोवरेन, सोवरेन पार्लियामेंट, या सोवरेन पार्लियामेंट, ये भी यूके से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा पूरा यूके से ही लिया गया है, चाहे वो बाई कैमरल है, चाहे वो सोवरेन पार्लियामेंट है, और चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कहां से लिया हम लोगों ने, यूके से लिया। तो ये तीन चीजें यूके से ली। ठीक है, अच्छा, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सीटिंग होती है, ये भी कहां कहां से ली हमने। आप कहेंगे यूके से ली, नहीं, यही है, यूके से नहीं लिया, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ज्वाइंट सीटिंग वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, प्रियम्बल पे आ गए हम लोग। प्रियम्बल में जस्टिस जो वर्ड है वो कहां से लिया हमने, रशिया से लिया। और बाकी सारे जो वर्ड हैं, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, इक्वालिटी, ये सब हम लोगों ने लिया फ्रांस से। ठीक है, ओके, ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, इससे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये लेजिस्लेचर क्या बनाती है, लॉज बनाती है। ठीक है, और तो लॉज बनाती है, और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ मतलब कुछ भी अगर हमें कराना हो तो एक लॉ बनाना पड़ेगा हमें, लॉ के आधार पर ही कंट्री गवर्न होती है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। और लॉ बनाने का एक तरीका है कि लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होगा, ये पूरा एक तरीका भी है। ठीक है, तो ये लॉज बनाने के तरीके कहां से आए हैं, रूल ऑफ लॉ कहां से आया है, और एक डॉक्ट्रिन है, दैट इज प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहां से आया है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं कहां कहां से आया है। तो लॉज बनाने का तरीका आया है जापान से, जापान से लिया हमने कि लॉज कैसे बनाते हैं। रूल ऑफ लॉ आया आपका यूके से। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के पे बेस करके ही रूल किया है यूके ने, तो रूल ऑफ लॉ हम भी फॉलो करते हैं, कुछ भी कराना हो लॉ बनाना जरूरी है उसके लिए। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑन प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये डॉक्ट्रिन जो है, ये डॉक्ट्रिन है जापान का। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय लॉ वाला डॉक्ट्रिन, और लॉ बनाने का तरीका,
ये सब हम लोगों ने जापान से लिया। रूल ऑफ लॉ वाला कंसेप्ट हम लोगों ने यूके से लिया। ठीक है, अब कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजें देखेंगे हम लोग। बेसिक चीजों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहां से लेना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से लेना है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लेना है। अगर आपको याद हो तो मन में बोलते रहिए ये सब, इस प्रकार एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह देखिए। अमेंडमेंट करने का तरीका कहां से लिया गया है। इसके बाद आपका इमरजेंसी, इमरजेंसी कहां से लिया गया है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और इमरजेंसी में आपकी फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाता है, या किस तरीके से खत्म होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में खत्म होने वाला कंसेप्ट कौन से कंट्री से लिया गया है, तो ये देख लेते हैं एक एक करके। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि आप सबको पता होगा, ये फंडामेंटल राइट्स वाला कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है यूएसए से। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने रशिया से लिया है। अमेंडमेंट करने का तरीका साउथ अफ्रीका से लिया है। दो चीजें ली है साउथ अफ्रीका से, तो अमेंडमेंट करने का तरीका, और पहले क्या पढ़ा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोगों ने लिए हैं जर्मनी, सॉरी ये तो पता है हम लोग पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में इमरजेंसी प्रोविजंस थे। और इमरजेंसी में जो फंडामेंटल राइट्स हमारे खत्म हो जाते हैं वो जर्मनी से लिया गया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है देख लेते हैं, और कुछ चीजें देख लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट सबसे पहला है, कहां से लिया गया है बताइए। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बाद आपका पार्ट 13, पार्ट 13 विच इज बेस्ड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ये पार्ट अभी सब डिस्कस करेंगे हम लोग लाइन से, ये दोनों कहां से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी बायस है ना हमारा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी तो यूनिटरी बायस है, मतलब कुछ पावर एक्स्ट्रा हम लोग यूनियन को देते हैं। ये वाले कौन से फीचर्स हैं, जैसे कि गवर्नर का होना, और गवर्नर का ऑफिस जो है हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। गवर्नर जो है आपका, गवर्नर का ऑफिस, गवर्नर आपका सेंटर अपॉइंट करता है। ठीक है, ये कहां से लिया गया है आपका फेडरल यूनिटरी बायस, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, ये कहां से लिया गया है। ठीक है, फिर हमने देखा सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पे है, ये भी एक तरीके से यूनिटरी बायस है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये कहां से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके जो रेसिडुअल पावर्स हैं, रेसिडुअल पावर्स जो कि सेंटर के पास रहेंगे, ये हम लोग कहां से लिए हैं। ठीक है, तो बड़ा इजी है ये, इसको भी देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां से लिए देखेंगे। सबसे पहले देखा यूनिटरी बायस, ये सारा जो है ना, जो ये बताता है कि फेडरल स्ट्रक्चर होगा लेकिन सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा, दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, ये कनाडा से लिया गया है। इसी के अंदर हमारा रेसिडुअल पावर्स भी आता है ना, तो ये भी कनाडा का ही है दिया हुआ कि रेसिडुअल पावर्स आपका सेंटर के पास होगा। अच्छा, गवर्नर ऑफ ऑफिस होगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कहना कि आपका सिंगल सिटीजनशिप होगा, सिंगल सिटीजनशिप हम लोग यूके से लेते हैं। ठीक है, रेसिडुअल पावर्स आपका सेंटर, ये आपका कनाडा से लिया जाता है। और फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कंसेप्ट भी हमारा कनाडा से ही लिया गया है। ये तो सेम बात होगी, ये वाला और ये वाला सेम ही है कि यूनिटरी बायस होगा, ये कनाडा से लिया है। और गवर्नर, हाँ सॉरी, ये जो गवर्नर का ऑफिस सेंटर से लिया, गवर्नर का ऑफिस जो है सेंटर डिसाइड करता है, ये भी कनाडा से लिया गया है। तीन चीजें कनाडा से ली गई हैं भाई, स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, गवर्नर का ऑफिस सेंटर डिसाइड करेगा। ठीक है, और आपका रेसिडुअल पावर सेंटर के पास होगा, ये सारे कनाडा से लिए गए हैं। सिंगल सिटीजनशिप आपकी यूके से लिए गए हैं, और गवर्नर का ऑफिस जो है लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ये सारे फीचर्स हमने एक साथ डिस्कस कर लिए। ये कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स दैट सेज दैट इंडिया इज अ फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस, यूनियन के पास ज्यादा पावर है। ठीक है, और देख लेते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहां से आया है। ठीक है, ये देख लेते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहां से आया है। तो फिर कलर चेंज करेंगे हम लोग, और ये रहा इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहां से आया है। उसके बाद आपके हमने देखा आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये आपका कंसेप्ट कहां से आया है।
तो ये दोनों चीज भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने देखा कंकरेंट लिस्ट, ये भूल गए तो बताना। कंकरेंट लिस्ट आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। पार्ट 13 भी आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूएसए से आया है। और आईएएस आईपीएस आईएफएस आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। तो ये सारे सारे एक साथ इकट्ठा करके हमने बोरोड फीचर्स बता दिए। ये सारे बोरोड फीचर्स प्रॉपर तरीके से हमें याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अगले पार्ट पे। तो अब आते हैं हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट पे। ये है हमारे ऑल पार्ट्स, 12 पार्ट, जितने भी हमारे 12 पार्ट्स हैं, ये सब हम लोगों को याद तो रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? प्रीएम्बल। इंक फिर लाल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीएम्बल, भाई प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है। आर्टिकल नंबर 1 से 4 है प्रीएम्बल। उसके बाद पार्ट वन ये बताता है कि भैया हमारा यूनियन कितना बड़ा है, उसकी टेरिटरी क्या है, उसके बारे में बात करता है। तो ये है, अच्छा प्रीएम्बल, सॉरी 1 to 4 बोला, प्रीएम्बल तो इंट्रोडक्शन है, 1 to 4 थोड़ी ना है, ये 1 to 4 है, 1 to 4 आर्टिकल। सिटीजनशिप आपका 5 से 11 होता है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हमने देखा कि 12 से 35 होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, ठीक है। 36 से फिर 51 तक आपका है फोर्थ पार्ट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए 4 के बाद 4A आ गया, क्योंकि 4 के बाद 5 था, बीच में हमें कुछ ऐड करना था अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट? तो 42nd आपका अमेंडमेंट जो है, 42nd आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो आया था, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करते हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल का क्या नाम है भाई? 51 यहां था, उसके बाद 52 होना चाहिए, लेकिन ये 51A है, क्योंकि 52 तो आपका यूनियन चालू होता है। फिर आ जाता है आपका यूनियन। तो यूनियन के पांच ऐसे आर्टिकल्स हैं, 52 से लेके 151 आर्टिकल हो गया, और 5 चैप्टर है इसके। सबसे पहले बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव की, फिर पार्लियामेंट की, फिर प्रेसिडेंट के पावर्स की, लेजिस्लेटिव पावर्स, फिर जुडिशरी की बात करता है, फिर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सीएजी की बात करता है। तो ये सारी बातें ये करता है 52 से लेके 151 तक, ठीक है। 52 से लेके 151 तक ये सारी बातें होती हैं, इसकी चर्चा आगे भी करेंगे हम लोग। सो ये हो गए पहले 5 पार्ट। यहां तक आई होप सारे आर्टिकल्स याद हो गए होंगे, और ये सारे आसान पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, सीधे याद आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेट्स के बारे में। तो 5वें भाई सेंटर के बाद नेक्स्ट क्या चीज डिस्कस होगी? स्टेट्स। पिछली बार हमने 151 किया था, तो ये 152 हो जाएगा। 152 से कहां तक जाएगा? तो ये 152 से जाएगा 237 तक। तो इसमें भी आपके 6 चैप्टर है भाई, ऑन जनरल, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, फिर हाई कोर्ट्स, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात आ गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो 237 तक पहुंच गए, हमारा 6 हो गया। फिर 7th आता है। तो जो 7th है, स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये वाला सिस्टम काट दिया गया है। तो पार्ट 7 को अभी रिपेल कर दिया गया, पार्ट 7 में कुछ नहीं है, ठीक है। पार्ट 7 में पहले 238 आर्टिकल था, तो 238 आर्टिकल भी अभी खत्म हो चुका है, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं जानना। फिर आता है हम लोग यूनियन टेरिटरीज पे। पार्ट फिर 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आ जाते हैं। 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज, वेरी इजी। 238 तक पहुंच गया था, तो 239 से 242, 239 से 242 आर्टिकल है। ये सब हमको याद रखना है, ये हेल्प करेंगे हमको आगे जाके। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो काफी समस्या आएगी, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसको याद करना काफी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9 पे। 9 भी आसान है, पंचायत। 243 से 243O, ठीक है, ये आपका पंचायत है। 243 से 243O। और ये कौन से अमेंडमेंट से आया? अब ये देखिए ना, ये आपका 9 था, ये आपका आया 73rd अमेंडमेंट। फिर 74th अमेंडमेंट में आया म्यूनिसिपैलिटीज। तो 243O के बाद क्या आता है? 243P। तो 243P से आपका 243ZG तक आपका ये आपका म्यूनिसिपैलिटीज है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका ऐड होता है, ये 9B है, और ऑब्वियसली आपको देख के पता चल रहा है कि ये भी किसी
अमेंडमेंट से ऐड हुआ होगा, तो 97th अमेंडमेंट से ऐड होता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97th अमेंडमेंट 2011 में ऐड होता है, ये 2011 है। 73rd और 74th तो दोनों ही 1992 है। तो ये कुछ बात हमें पता चली। ठीक है, 9 के बाद 10th पे आते हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आपके, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी का आर्टिकल देख लेते हैं भाई। 243ZG था तो ZH हो जाएगा, और ZH से 243ZO, मतलब यहां भी O यहां भी O, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, 243ZO, लेकिन यहां पे केवल O है, यहां ZO है। तो ये आपके 9A 9B 9C यहां पे कंप्लीट होता है। फिर 10 आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। भाई शेड्यूल्ड एरियाज क्या होते हैं? ट्राइबल, वो मतलब स्पेशल, आपने शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ा था ना, तो उसी वही शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज को स्पेशल एक स्टेटस दिया गया है ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज को वो स्पेशल स्टेटस दिया गया है। उसी के ऊपर जो कहानी है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये सब हमारे पार्ट 10 में आते हैं। आर्टिकल 243 खत्म तो 244 आया, 244 और 244A। तो भाई ये दो आर्टिकल हैं जो आपको शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताते हैं। तो यहां तक कोई ट्रिक नहीं मैं देने वाला, ये 10 तो आपको याद हो ही जाएंगे, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। 244A तक आपको पूरा याद होना ही चाहिए और आसानी से हो भी जाता है। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपको 11 से लेकर 20 सेकंड तक याद करने में थोड़ा सा इशू होता है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 11 पे। ठीक है, 11 है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, तो 11 है आपका रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, और आर्टिकल है इसका 245 से लेके 245 से लेके 262। 245 से 262 आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपके फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये है आपका 262 से लेके, तो ये 12th पार्ट है। 12th पार्ट इज फाइनेंस, सूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टीज। ये 262 हो गया ना। 263 से लेके 300A तक आ जाता है। ठीक है, 263 से लेके 300A, ये आपका पार्ट 12 है, फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस, तो फाइनेंस के बारे में, बोरोइंग के बारे में, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स, ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 इसका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 300A है ना। 308A पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसके बाद इसको आप पार्ट 12 में ऐसे ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट 13। तो इसको याद रखिए, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पार्ट 12 है। ठीक है, पार्ट 12 आपका 300A तक आ गया था, तो ये 301 से लेके आपका 13th पार्ट जो है दैट इज 307, 300 से 307 तक है। देन सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, तो यूनियन और स्टेट्स के अंदर कौन से सर्विसेज आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 308 से लेके 323, 308 से लेके 323 आपके सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज याद रखिए। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, मतलब जैसे मैं याद रखता हूं आप कैसे भी याद रख सकते हैं, अपना ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। पहले इसको पूरा पूरा एक बार देख लेते हैं सारा, है ना। तो ये आपका 14th हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 14th A आता है, दैट इज ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स है 329, तो दिस इज चैप्टर 14। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स हमने देख लिया, सॉरी 14 देख लिया। 14A इज ट्रिब्यूनल्स, 323A और 323B, 323A और 323B हमने देखा। भाई 323 के बाद 14 के बाद 15 आना चाहिए ना, लेकिन बीच में हमने इसको ऐड कर दिया, ट्रिब्यूनल्स वाला पोर्शन। तो इसको ऐड किया, तो ये 323A और 320B दो आर्टिकल्स ऐड हुए ट्रिब्यूनल्स के। फिर 15वां है आपका इलेक्शन। इलेक्शन हमारा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। 324 से लेके 329 का A, ये आपका इलेक्शंस के बारे में है। 324 हमने पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में था।
तो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्शंस, ठीक है। और देखिए सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स में हमने 312 देखा था। 312 इसका था ऑल इंडिया सर्विसेज, तो 312 के बारे में मालूम है। यूपीएससी देखा था 315, ये भी आपका इसके बीच में ही आता है। तो आप ये आप क्या है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स है ना, चाहे वो यूपीएससी ले लीजिए, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस है, ये आपका सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर आ जाता है। तो आप आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। दिस इज 14A इलेक्शंस। देन कम्स 15 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि एससी एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हम लोग बनाते हैं, ये इसके अंडर आता है। तो इसको याद रखने का तरीका 11 तक याद हो जाएगा आई गेस। 11 के बाद 12वें से याद रखने का तरीका है फाइनेंस। हम लोग फाइनेंस, ट्रेड, भाई फाइनेंस, ट्रेड, सर्विसेज, हम लोग फाइनेंस ट्रेड सर्विस करके हम लोग क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है। फाइनेंशियल ट्रेड सर्विस करके हमको पैसा मिलता है और उस पैसे से हम लोग टेस्ला खरीदते हैं। टेस्ला मतलब TES, टेस्ला, TESLA, ठीक है। तो फाइनेंस ट्रेड के सर्विस करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको, फाइनेंस ट्रेड सर्विस और TES टेस्ला का TES। तो 12 और 6, 12 6 हो गए 17, नहीं ये 11 है, 12 13 14, फिर 14A 15 16, ठीक है ना। तो ये 6 आपको याद आ गया, हो गए 16 तक। 16 के बाद आते हैं आगे, फिर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। ये देखिए ऑफिशियल का मैंने ऑफ ले लिया, ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज पार्ट, दिस इज 17 पार्ट 17 होता है ये। उसके बाद ये पार्ट 18 19 20 21 और 22, ठीक है। 19 20 21 22 बड़ा आसानी से याद करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 17 है। 18वां है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल्स कहां तक पहुंचे थे हम लोग, ये देखिए इलेक्शंस के हमने देखा था 324 से 329A, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस थे हमारे 330 से लेके 342, 330 से लेके 342 वेयर द स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग 343 पे आएंगे। 343 से 351 तक, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ही हम लोग यहां पे चर्चा करते हैं। सब ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ही है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, स्पेशल डायरेक्टिव्स, ये सारे आपके चैप्टर वाइज हमने बताया है ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देन इमरजेंसी प्रोविजंस, हमको ये पता होना चाहिए कि 352 से लेके 360 ये आपके इमरजेंसी प्रोविजंस बताते हैं, ठीक है। तो 360 तक हो गया। उसके बाद मिसलेनियस बताते हैं आपके 361 से लेके 367, 361 से लेके 367 है मिसलेनियस। उसके बाद 368 हम जानते हैं कि दिस इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में पढ़ा है हमने काफी। 358 का अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है। उसके बाद टेम्पररी एंड ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। ये आपके टेम्पररी प्रोविजंस जो है इसके बारे में है, ठीक है। और ये आर्टिकल 369 से स्टार्ट होगा और 392 तक जाएगा। और आखिरी 3 जो है दैट इज शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये 393 से लेके 395 तक हो जाएगा। अब इसको याद करते हैं प्रॉपर तरीके से। हमने अभी तक क्या देखा भाई, 11 तक तो याद हो जाएगा, तो ठीक है। 11 के बाद 12 13 14, 14A 15 और 16 कैसे याद किया था हमने, फाइनेंशियल ट्रेड सर्विस करके क्या खरीदते हैं हम लोग, टेस्ला। फाइनेंशियल ट्रेड सर्विस करके हमने टेस्ला ले लिया, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेड सर्विस करके हमने एक टेस्ला ले ली, ठीक है। टेस्ला लेने के बाद भाई टेस्ला ले लिया, हमें किसको दिखाना भी तो है। तो टेस्ला लेने के बाद हम अपने दोस्त के यहां गए और हमने अपना इंजन ऑफ किया और इमरजेंसी ब्रेक लगाया, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा ये थोड़ा उल्टा हो गया, इंजन ऑफ करके क्यों इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे, पहले ये लगा सकते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, रटना है। तो इंजन को ऑफ करके हम लोगों ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज और आपका इमरजेंसी प्रोविजंस 18 हो गए। उसके बाद 4 बड़े सिंपल है। तो इसका जो दोस्त था जिसके यहां घर पहुंचा उसका नाम था मैट, MATT। मिसलेनियस
अमेंडमेंट, टेम्पररी और टाइटल। ठीक है। मैट नाम का इनका एक अंग्रेज दोस्त था, उससे मिलने चला गया। ठीक है, फिर से देखें याद करने का तरीका। फाइनेंशियल ट्रेड सर्विसेज करके एक टेस्ला ले ली और टेस्ला ड्राइव करके गए, इंजन को ऑफ किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और अपने दोस्त मैट से मिलने चले गए। तो ये हो गए आपके 12, 13, 14, 14A ट्रिब्यूनल, 15 इलेक्शन, ये 16 एस फॉर स्पेशल प्रोविजन। उसके बाद ये 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 इमरजेंसी। ठीक है। उसके बाद 19 मिसलेनियस, 20 अमेंडमेंट, 21 आपका टेम्पररी ट्रांजिट प्रोविजन और ये आपका शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। तो ये आपका 12 से लेकर 22 तक याद भी हो जाएगा। अच्छा, अभी बीच बीच में तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इमरजेंसी में पता है 368 है। ठीक है, इमरजेंसी में पता होता है 368 है। और क्या काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होता है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। सॉरी, इमरजेंसी प्रोविजन 368 थोड़ी होता है, अमेंडमेंट होता है। तो ये 368 है। इमरजेंसी प्रोविजन हमें पता है 352 से लेकर 360 है। तो ये बीच बीच के आपको ये भी आर्टिकल्स ही पता होने चाहिए, उससे आइडिया लगता रहेगा आपको। ठीक है। उसके बाद हमने इलेक्शंस का पढ़ा। इलेक्शंस का क्या था? इलेक्शन का हमने पढ़ा था 324 से 329 है। इलेक्शन का पढ़ा था 329 से 324 से 329A। ठीक है। तो बीच बीच के हमें ये आर्टिकल्स भी याद है। तो पूरी तरीके से 1, 2, 3 बार हम लोग ये पढ़ेंगे, कायदे से हमको ये याद हो जाएगा। और याद करना ये काफी ज्यादा जरूरी है। आई होप पार्ट सारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है शेड्यूल्स। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल। शेड्यूल्स को याद करने का ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है, मतलब जग जाहिर है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो क्या ही पता है आपको। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखिए। टीयर्स पहले टी, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल ये कहता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट हो गया पूरा। उसके बाद ई। ठीक है, ई इज फॉर एमोल्यूमेंट, मतलब कितना पैसा मिलेगा, सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी, अलाउंस वगैरह जो जो चीजें मिलती हैं किसको किसको, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर को। स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर भी आएगा। चेयरमैन को, चेयरमैन के साथ डिप्टी चेयरमैन को। ठीक है। और उसी तरीके से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का। चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट का। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सीएजी। ठीक है, ये तो सब बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोला? प्रेसिडेंट का, उसके बाद गवर्नर का, उसके बाद आपके लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। भाई इनके सब याद रखने पड़ेंगे आपके। स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, सिमिलरली इनका। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस और सीएजी, इन सब का आपका जो भी प्रोविजंस है अलाउंस का और सैलरी का और ये सारी चीजें जो हैं, तो ये सब इसमें बताया गया है प्रोविजन सेकंड शेड्यूल में। तो ये एमोल्यूमेंट्स हो गया। तो टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स। उसके बाद ए पे आता है। ए क्या है? ओथ्स एंड एफर्मेशन। तो एफर्मेशन का ए लिया हमने, TEAR, मतलब क्या ओथ लेंगे हम लोग। ये लोग क्या ओथ लेते हैं, जितने MP MLA हो गए, ये प्रेसिडेंट गवर्नर, इन सबके ओथ वगैरह कैसे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आर मतलब फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल मतलब एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितनी सीटें अलॉट है राज्यसभा में। तो राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा ना, यहां से आर लिया हमने, आर, ये राज्यसभा हो गया। TEARS। फिर एस मतलब शेड्यूल्ड एरियाज। एक तो हमने कहा कि फिफ्थ शेड्यूल के शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज वो होते हैं जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया शेड्यूल एरियाज। और सिक्स्थ है स्पेशल शेड्यूल एरियाज। सिक्स शेड्यूल भी आपका है स्पेशल शेड्यूल्ड एरियाज। तो TEARS शेड्यूल एरियाज, O फॉर अदर शेड्यूल्ड एरियाज। तो O ले लिया हमने यहां से। ठीक है, और इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिक्स शेड्यूल में कौन कौन आता है। MMTA, मेक माई ट्रिप टू असम, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो मिजोरम, मेघालय, और A फॉर सॉरी T फॉर MMA क्यों लिखा, MMT लिखा, मेक माई ट्रिप टू असम ना। तो मिजोरम, मेघालय, T फॉर आपका त्रिपुरा और फिर असम। तो ये चार हैं। इन चार के अलावा जो है वो आपके शेड्यूल 5 में आते हैं, और ये चार है ये आपके शेड्यूल 6 में आते हैं। शेड्यूल 5 कहता है शेड्यूल्ड एरियाज
और 6 कहता है अदर शेड्यूल्ड एरियाज। आई होप यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वी कम टू द 7th शेड्यूल, 7वें शेड्यूल पे पहुंचना है। तो ये हमको सब पता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो दिस इज 7th शेड्यूल। एफ क्यों लिखा है? फेडरल स्ट्रक्चर, यही तो फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट अलग अलग होगा, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ 8th शेड्यूल, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद एल, एल फॉर लैंड। भाई 9th शेड्यूल क्या था? 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशन थे जो जिसपे सुप्रीम कोर्ट हाथ नहीं रख सकता। तो ये क्यों स्टार्ट हुआ था? लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये लाया गया था 9th शेड्यूल। तो ये लैंड के ऊपर है, एल फॉर लैंड। फिर 10th शेड्यूल था आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, तो डी फॉर डिफेक्शन, और पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। 11 और 12 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, ये याद रखना है हमको। ये सारी शेड्यूल्स हैं, सब हमको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट्स याद कर लेते हैं, आसान अमेंडमेंट है। शेड्यूल्स में ही कुछ अमेंडमेंट्स याद करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अमेंडमेंट्स देखो, हमने देखा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में 1 2 3 टी ई ए 4 टी आर 5 एस, टीयर्स ऑफ 6 7, ठीक है। 7th आ गया, और ये 6 तो अदर हो गया ना, 6 नहीं 8, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओल्ड ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपका 8th शेड्यूल है। और 7th शेड्यूल हमें पता है, दिस इज फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। 7th शेड्यूल के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी देख रहे हैं हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो 8 के बाद आपका 9 होता है टीयर्स ऑफ ओ एल, एल फॉर लैंड, ओल्ड, और 10 फॉर एंटी डिफेक्शन, 11 पंचायत, और 12 इज म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग अमेंडमेंट देखते हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स आ गए हैं। सबसे पहले 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किसके ऊपर था? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कुछ समझते हैं। भाई ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्टिंग में 12 थे, उसके बाद 8 एक्स्ट्रा ऐड किए गए 4 अमेंडमेंट के थ्रू। सबसे पहला अमेंडमेंट इनका आया था 21, दूसरा आया था 71, तीसरा आया था 92, चौथा आया था 96। 21st अमेंडमेंट कब आया था? 1967 को आया था। 71st आया था 1992 को। 92nd अमेंडमेंट आया था 2003 में, और 96th अमेंडमेंट आया था आपका 2011 में। ये ऑलरेडी एक लास्ट लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में ये कर चुके हैं, एक शॉर्ट रिवीजन देख रहे हैं हम लोग। तो 21st से कौन सा ऐड हुआ था? हमें पता है, सिंधी। उसके बाद 1992 यानी कि 71 अमेंडमेंट से आपके 3 ऐड हुए थे। कौन से? कोंकणी, कोंकणी के साथ साथ मणिपुरी और नेपाली। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी ऐड हुआ था बाई 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 2002 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 4 ऐड हुए थे। तो एक यहां हो गए, 3 यहां हो गए, यहां पे 4 हो गए। 4 कौन से? 4 में हम लोग जानते हैं डोगरी, डोगरी, फिर मैथिली, डोगरी, मैथिली, सांताली और बोडो। ये हमने पहले या दूसरे डे के लेक्चर में ये सब 4 कवर किया था। उसमें ऐसे ट्रायंगल बनाया था इंडिया के मैप में, और वहां से याद किया था हमने कहाँ कहाँ होता है। तो ये फिर से रिवीजन हो गया एक तरीके से आपका। डोगरी, मैथिली, सांताली और बोडो, ये 4 हो गए। तो 4 3 7, 4 3 7 1 8, ठीक है। तो 8 हो गए टोटल आपके, ये हो गए 22 आपके ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 96 क्या कर रहा है? तो 2011 में आपका जो उड़िया लैंग्वेज था ना, उसको स्पेलिंग करते थे हम लोग ORIYA, उड़िया करते थे। इसका नाम चेंज करके ODIA कर दिया गया, उड़िया कर दिया गया। दैट इज बाई 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2011, ठीक है। उसके बाद ये तो भाई 8 का हो गया। 9th 10th 11th और 12th ये सब भी अमेंडमेंट से आए। 11 12 सबको पता है, 73 और 74 1992 का, ठीक है। अब 9th और 10th की बात करते हैं। भाई 9th अमेंडमेंट किसके लिए? लैंड रिफॉर्म के लिए। तो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसी के ऊपर तो था, वहीं से तो वही सवाल चालू हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कहानी चालू क्यों हुई थी? और वही कहानी कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, उसका जवाब देते देते केशव नंदा भारती केस पे आते हैं, और फिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आता है। तो ये सारी कहानी आपका ये 9th अमेंडमेंट ही चालू हुई थी बाई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सॉरी 9th अमेंडमेंट कह रहा हूं, 9th शेड्यूल। उसके बाद 10th शेड्यूल आता है। 10th शेड्यूल आता है आपका 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट राजीव गांधी जी के टाइम पे था, 1985 में 52nd अमेंडमेंट आया था,
कि उस समय लोग पार्टी को चेंज करते थे, दल बदलू हो गए थे सब लोग बहुत ज्यादा। तो उसके बाद ये एंटी डिफेक्शन आया कि कह रहे हैं कि अगर अगर आप दल बदलेंगे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज द एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, जो 52nd अमेंडमेंट से आया। कौन कौन से अमेंडमेंट देख लिया हमने? 21 देख लिया, 52 देख लिया, फर्स्ट देख लिया, 71 देख लिया, 92 देख लिया, 96 देख लिया, 73 देख लिया, 74 देख लिया। तो ये कुछ अमेंडमेंट हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के कुछ तो टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ आपके वो वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि ये बताइए कौन से शेड्यूल में है। ठीक है, तो ये वाले फिर से एक बार देखते हैं, एक बार पहले भी देख चुके हैं। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो देखिए, पहली बात आपको ये देखना है कि कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है। इसके अलावा बैंकिंग आता है। ठीक है, ये काफी इजी है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सेविंग्स बैंक हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा इंश्योरेंस आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस के बाद स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। पोस्ट ऑफिस आता है, रेलवे आता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो आएगा, टेलीविजन आएगा, डिफेंस आएगा। डिफेंस के बाद आपका फॉरेन अफेयर्स आएगा और सेंसस आएगा। तो ये सारे आपके यूनियन लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, स्टेट लिस्ट में हम लोग जानते हैं पुलिस आता है। ठीक है, पुलिस के साथ साथ जो रेलवे पुलिस किस में आता है, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आपसे अगर पूछे रेलवे पुलिस किस में आता है, आपको लगेगा भाई रेलवे तो आता है यूनियन में, तो रेलवे पुलिस भी यूनियन में आना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे पुलिस भी आपका स्टेट लिस्ट में आता है। इसी के साथ साथ आपका प्रिजन, ठीक है, आपका पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड चीज ही है ना। प्रिजन हो गया, आपका पुलिस हो गया, ये सब पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड चीज है, तो वो सब स्टेट लिस्ट में ही आएंगे। ठीक है, अच्छा, टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स हमने देखा यूनियन में, लेकिन एक पर पर्सन टैक्स होता है। ठीक है, पीपीटी, पर पर्सन टैक्स, ये इसके अंदर आता है। गैस याद रखिए स्टेट में आता है, सेंटर में नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, ये भी हमारा स्टेट लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ भी स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेजर ट्रैवल और पंचायती राज आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, परिवार से रिलेटेड हर चीज आपका कंकरेंट लिस्ट में आएगी, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, मैरिज, शादी आएगा तो डाइवोर्स भी आएगा, शादी आएगा तो एडॉप्शन भी आएगा। ये सब फैमिली से रिलेटेड चीजें हैं, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये भी हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसके अलावा एजुकेशन हो गया। ठीक है, एजुकेशन इलेक्शन, ये सब आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे सीआरपीसी और आईपीसी, ये भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता था। ठीक है, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी। देखिए, बैंक कहां आता है? यूनियन लिस्ट में, लेकिन बैंक्रप्सी आपका कहां आता है? कंकरेंट लिस्ट में, ध्यान रखना है। ये इंसॉल्वेंसी, ये सब आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब कुछ ऐसे आपके आर्टिकल्स कह रहे हैं, सब्जेक्ट्स थे जो पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे। ठीक है, यूनियन लिस्ट में टोटल कितना सब्जेक्ट है? 97, सबसे ज्यादा। ये भी एक प्रकार का यूनिटरी बायस है। सेकंड है आपका स्टेट लिस्ट में आपका 66 है। ठीक है, 66 है। उसके बाद कंकरेंट लिस्ट में आपका 47 है। 47 था, बढ़ के ये आपका 52 हो गया। ये 66 था, घट के आपका 61 हो गया। तो ये 5 जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट से आपके ऐड हो जाते हैं कंकरेंट लिस्ट पे। कब? बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 5 कौन से हैं? ध्यान दीजिए। पहले एजुकेशन है, सेकंड फॉरेस्ट है, थर्ड इज वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स। भाई फॉरेस्ट में ही तो वाइल्ड एनिमल बर्ड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तुम्हें पता ही है, वो तो अलग ही है बिल्कुल। हाई कोर्ट के नीचे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखने का कार्यक्रम होता है आपका अंडर द कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है वेट्स एंड मेजर्स भी आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये आपका 7th शेड्यूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोगों ने यहाँ पे कवर की है। और
अभी हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा अगला टॉपिक जो है प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसकी जो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए प्रियम्बल का कंसेप्ट आया कहां से, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा जवाहरलाल नेहरू ने, हमने कहा सेकंड मीटिंग स्टार्ट हुई थी 11 दिसंबर में, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, ठीक है। मीटिंग चालू हुई थी 11 दिसंबर में, सेकंड मीटिंग। उस सेकंड मीटिंग चालू होने के बाद 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को टेबल किया, और ये पास कब होता है, 22 जनवरी 1946 है 1947, 22 जनवरी 1947 को ये पास हो जाता है। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे हमारा प्रियम्बल बेस्ड है, ठीक है। तो ये पहली बात हम लोगों को समझ में आ गई। दूसरी बात, इस प्रियम्बल में आपका कोई अमेंडमेंट हुआ है क्या, तो बिल्कुल हुआ है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी जी लाई थी, और इमरजेंसी के टाइम पे ये आया था, और इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें इतने सारे आपके आर्टिकल्स को अमेंड कर दिया गया था, तो इसका नाम ही रख दिया आपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे जो प्रॉपर जो वर्डिंग्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, एक चीज और, प्रियम्बल का ऑरिजिन कहां से हुआ, यूएसए से लिया, ठीक है। तो ये सब बात आ गई हमारी। नेक्स्ट हम लोग वर्डिंग्स पे आते हैं। तो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, तो कहां से आया, लोगों से आया, पीपल ने दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम जो पीपल ऑफ इंडिया है, हमने खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। तो पावर कहां से डिराइव होता है, हमारे देश का पावर डिराइव होता है लोगों से, इट कम्स फ्रॉम द पीपल। सो यहां पे लिखा सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये हमको समझ में आ गई। ये जो पीपल ऑफ इंडिया वाला जो कंसेप्ट है, ये यूएन चार्टर से लिया गया है, यूएन चार्टर से। अगर आपसे बोला गया सबसे फर्स्ट प्रियम्बल कौन सा है, तो फर्स्ट प्रियम्बल होता है यूएसए का प्रियम्बल। यूएसए पहली कंट्री है जिसका एक प्रियम्बल था, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये आपका यूएन चार्टर से लिया गया है, ठीक है। सोर्स ऑफ पावर हमने देखी है, पावर आपका पीपल से डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे, वी विल कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो हमारा कंट्री कैसा है, पहले बात सोवरेन है। सोवरेन का मतलब पता है कि अपने डिसीजन हम लोग खुद लेते हैं, किसी पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं जस्टिस की, सॉरी जस्टिस की नहीं, सोशलिस्ट है, सेकुलर। अब ये ब्लू रंग से लिखा हमने 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपके आए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और फ्रेटर्निटी। पहले नहीं थे, पहले सीधे था सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर हम लोग अलग से ऐड कर देते हैं। सोवरेन का मतलब हमको मालूम है, सोशलिस्ट का मतलब ये है कि सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट जो हमारा है, हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेसिव सोशलिज्म की। एक और सोशलिज्म होता है वेस्टर्न सोशलिज्म, हम लोग वेस्टर्न सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जो कहता है इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट टू ऑल, प्रोग्रेसिव सोशलिज्म नहीं, हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की हम लोग बात करते हैं, इसमें बात करते हैं भाई सोशलिज्म होगा, आपका जो वेल्थ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसके लिए पब्लिक और प्राइवेट, जो पब्लिक है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट दोनों ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही काम करेंगे, ये करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दो रिसोर्सेस है गवर्नमेंट के द्वारा, ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात करी है सेकुलरिज्म की, ठीक है। सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, तो सेकुलरिज्म आपका जो आपका वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं यूज होता, ये वेस्टर्न वाला कंसेप्ट मैंने सेकुलरिज्म का बताया, ठीक है। सोशलिज्म हमारा है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। सेकुलरिज्म हमारा वेस्टर्न सेकुलरिज्म नहीं है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आपका रिलीजन से बिल्कुल दूरी मेंटेन्ड है, लेकिन हमारे सेकुलरिज्म में रिलीजन से दूरी नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट टू ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को हम लोग इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। अलग नहीं है हम लोग रिलीजन से, लेकिन कहा गया है कि इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा दोनों को।
तो सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, फिर भाई डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो है, हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब लोग ही अपना नेता चुनेंगे, कौन गवर्न करेगा लोगों को, वो लोग ही चुनेंगे, ये डेमोक्रेसी है। और हम लोग एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में हम लोग यहाँ पे बिलीव करते हैं। ठीक है, ये कहता है कि भैया सुप्रीम पावर जो है किसके पास होगा, पीपल के पास होगा, पीपल विल हैव द सुप्रीम पावर। ये बात हमको समझ में आ गई। तो नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक ये है कि हमारा जो हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बाय द पीपल, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है कौन चूज करेगा, पीपल चूज करेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारा कंट्री इंडिया कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को क्या देता है। तो सबसे पहले जस्टिस देता है। तो सवाल पूछेगा भैया कौन, कितने प्रकार की जस्टिस, सोशल जस्टिस देता है, इकोनॉमिक जस्टिस देता है, पॉलिटिकल जस्टिस देता है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये 3 जस्टिस देता है। लिबर्टी देता है, आजादी। किस चीज की आजादी, थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट की सोचने की, जो सोचा है उसको एक्सप्रेस करने की, कुछ भी बिलीव करने की, कोई भी फेथ करने की, और कोई भी पूजा पद्धति रखने की आजादी देता है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, 5 चीजों की लिबर्टी देता है। और आपके जस्टिस 3 प्रकार की देता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके बाद इक्वालिटी किसकी, स्टेटस की, सबका स्टेटस बराबर है, गरीब हो अमीर हो सबका स्टेटस बराबर है, और सबको ग्रो करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, और लोग, और जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनके बीच में हम लोग भाईचारा बढ़ाएंगे, फ्रैटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ये एश्योर करेंगे कि हमारा कंट्री यूनाइटेड रहे, यूनिटी इंटीग्रिटी बरकरार रहे, और हर इंडिविजुअल को डिग्निटी से अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार मिल सके। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब आया, 26 डे ऑफ नवंबर, 26 नवंबर को अडॉप्ट हुआ था, यही बात लिखी गई है। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट होता है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा आपका प्रीएम्बल हो गया है। ठीक है, प्रीएम्बल 2-3 चीजें और हम लोग को ध्यान में रखनी है कि प्रीएम्बल के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही है। सबसे पहले पालकी वाला, ठीक है, तो पालकी वाला ने कहा है कि ये एक जूरिस्ट थे, लीगल जानकार थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कहा है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो याद रखिए कि पालकी में चढ़ने के लिए आपको आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत है। दूसरा है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने कहा द प्रीएम्बल टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट ही हैव थॉट और ड्रीम्ड फॉर लॉन्ग। ठीक है, ये कहा था अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। नेक्स्ट अर्नस्ट बेकर ने कहा था। कौन थे अर्नस्ट बेकर, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, लेखक थे, जिन्होंने कहा कि की नोट, प्रीएम्बल को बोला इट इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बारकर साहब ने कहा की नोट। ठीक है, याद रखिए जो बारकर साहब अपने घर में घुसने से पहले अपना की भूल जाता है। बारकर साहब हैं, की भूल जाते हैं, तो वो की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बोला। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं हमारे, ये कहते हैं कि प्रीएम्बल रिजेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी बाई whom, अरे बाई whom ये हो गया, ठीक है, was said by M. Hidayatullah. Preamble resembles the Declaration of Independence of USA. मतलब ये इन्होंने कंपेयर किया, जो यूएसए का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे कंपेयर किया हमारे प्रीएम्बल को। ठीक है, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी। ठीक है, ये काट दीजिए बाई हूं, है ना, वॉज सेड बाई एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, फिर मुंशी जी, भाई मुंशी जी क्या कहते हैं, हॉरोस्कोप देख लेते थे, एस्ट्रोलॉजी कर लेते थे, है ना, याद करने के लिए है कि मुंशी जी एस्ट्रोलॉजर थे। मुंशी जी एस्ट्रोलॉजर थे, बेकर साहब की अपनी की चाबी खो गई और पालकी में एंटर करने के लिए आईडी कार्ड चाहिए होता है। तो ये याद रखिए के मुंशी जी ने कहा था प्रीएम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स है, मैं यूज करता हूं याद रखने के लिए, आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑल्सो नोन एज बाबा साहब। इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट, प्रीएम्बल को नहीं कहा, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा, इसलिए अलग से हमने इसको नोट किया है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपके कोर्ट केसेस के बारे में बात की गई है कि कहा गया है कि ये जो आपके कोर्ट केस बेरूबारी यूनियन केस 1960 कहता था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, थोड़ा अलग है कॉन्स्टिट्यूशन से। केशवनंदा भारती 1973 में कहती है कैसी बात आप कर रहे हो, प्रीएम्बल तो भैया पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया कहता है प्रीएम्बल
केवल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के केस में ऐसा कहा गया, और भी कई सारे केसेस में कहा गया। मेन ये 3 केसेस याद रखने हैं, बेरूबारी, केशव नंदा तो याद रखेंगे ही, और ये एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस भी यहां पे हम लोगों ने देख लिया। तो यहां पे लगभग सारी बातें हो गई हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग गवर्नेंस। व्हाट इज गवर्नेंस? तो प्रियम्बल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, इतनी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है प्रियम्बल में। नेक्स्ट आते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस में कह रहा है द स्टेट इज एवरीवेयर इट लीव्स हार्डली अ गैप। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड किया है। द स्टेट इज एवरीवेयर इट हार्डली लीव्स अ गैप। ये जो है कथन क्या किस बारे में है? तो ये कथन कहता है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट कहता है इट स्टेट इज एवरीवेयर हार्डली लीव अ गैप। ये कथन किसके लिए है? वेलफेयर स्टेट के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट के 4 एलिमेंट्स, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से शॉर्ट में देखेंगे। कभी भी किसी को भी हम लोग अगर स्टेट बताना चाहेंगे तो उसके क्या क्वालिटीज होने चाहिए? सबसे पहले भाई एक लैंड एरिया होना चाहिए ना जहां लोग रहते हैं। तो पहली चीज एक आपका टेरिटरी होना चाहिए। टेरिटरी होगा तो उसमें लोग होंगे, पीपल होना चाहिए। अगर पीपल है उनको गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये 3 चीजों के साथ साथ अगर सॉवरेनिटी भी मिल जाए तो क्या बात है, तब हम लोग कह देंगे कि दिस इज अ स्टेट। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर आता है गुड गवर्नेंस। कहते हैं अगर भाई गवर्नेंस अच्छा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मतलब कोई भी सरकार चल रही है, वो सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं, ये अगर आपको देखना है तो गुड गवर्नेंस के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। आप भी वोट देने से पहले ध्यान में रख सकते हैं कि क्या गवर्नेंस गुड है। अगर गुड है तो भाई आपका वोट मिलना चाहिए उसको, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहली बात अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी काम के लिए गए, आपने वो काम सरकारी जो ऑफिसर से उनको दिया, अब वो लोग फाइल दबा के बैठ गए, काम हो नहीं रहा आपका, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना काम की। भाई सैलरी तो उनको मिल रही है लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा गवर्नमेंट है जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है काम की, कि ये है कि ये काम है 30 दिन में खत्म होता है, ऐसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, काम कभी भी खत्म हो गया, कभी भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी है, कहा है कि 30 दिन में हो जाएगा तो 30 दिन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी अकाउंटेबिलिटी। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना खर्चा हुआ, क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इट इज अ गुड गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। थर्ड पॉइंट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, कोई भी काम जो हो रहा है वो लीगल तरीके से होना चाहिए, इलीगल तरीके से कोई काम नहीं हो, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि ये तो डूज हो गए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ। चौथा है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हो, इतने सारे सैंक्शंस लग जाएंगे आप पे। सैंक्शंस इन द सेंस इतने सारे परमिशंस लेने पड़ेंगे आपको, और इतना ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा कि भाई आपका काम करने का मन ही ना करे। मतलब वो कहते हैं कि भैया एक बार कोई काम, मतलब सरकार से कोई भी काम कराना कितना आसान है। अगर आसान है तो भाई इसका मतलब रेड टेपिज्म कम है, लेकिन करना अगर डिफिकल्ट है, इनका साइन लो, फिर फाइल वहां चली जाएगी, फिर उनका साइन लो, फिर ये काम करेंगे, जितना ज्यादा प्रोसीजरल मैटर होगा, जितने ज्यादा प्रोसीजर्स होंगे, हम कहेंगे उतना ज्यादा रेड टेपिज्म है। तो रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम में मिनिमम रेड टेपिज्म होना चाहिए, ठीक है। सो ये बात, ये 4 क्वालिटीज अगर है तो हम कहेंगे कि द गवर्नेंस इज गुड। अच्छा गवर्नेंस होगा तो उस हिसाब से आप वोट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। देखिए जो भी गवर्नेंस है, गवर्नेंस को ठीक करने के लिए हम लोग कमीशंस आते हैं। 2 कमीशंस लाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। सबसे पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आया था उसके चेयरमैन थे मोरारजी देसाई साहब। मोरारजी देसाई साहब था, और ये आए थे कब? 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई जी के अंडर सबसे पहला आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली जी के अंडर था। कब आया था? 2005 में आया था। तो आई होप ये भी याद रहा होगा, ठीक है। जो ये सेकंड वाला है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसका मोटो क्या था? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसका मोटो था सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। गवर्नेंस वैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई साहब। पहली बात पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो कि हमारे पास है। एरिस्टोक्रेसी हो सकता है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोगों के पास ही पावर होगा, फ्यू पीपल, पावर विथ ओनली फ्यू पीपल। उसके बाद भाई डिक्टेटरशिप में फ्यू पीपल नहीं, एकमात्र व्यक्ति होगा, उसके पास सारी पावर होगी, सिंगल पर्सन के पास।
तो डिक्टेटरशिप, एरिस्टोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, एक है आपका मोनार्की। मोनार्की मतलब एक राजा होगा, उसका बेटा दोबारा राजा होगा, उसका बेटा दोबारा राजा होगा। तो इस तरीके से आपका हेरिडिटरी के आधार पर, हेरिडिटरी के आधार पर आपका जो पावर है वो आगे बढ़ता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसे कहते हैं मोनार्की। मोनार्की, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फेडरल और जुडिशरी। तो अब कुछ और बातें हम लोग समझते हैं यहां पर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो हमारे अंदर है, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर डिवाइडेड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों का फेडरल स्ट्रक्चर में तो यूनिटरी बायस है। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम है। यूनिटरी बायस कैसे कैसे हो सकता है कि भैया गवर्नर भी हमारा सेंटर चूज करता है, रेसिडुअल पावर्स भी हमारे पास सेंटर के पास है। ठीक है, जो आईएएस आईपीएस है वो भी सेंटर ही चूज कर रहा है, सेंटर ही सिलेक्ट कर रहा है। और राज्यसभा की सीटें कम है, लोकसभा की सीटें ज्यादा है। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है जो बताता है कि आपका फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो ये बात हो गई है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात की ना हमने यहाँ पे, ये वेलफेयर स्टेट। हाँ, वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट कहता है मैक्सिमम वेलफेयर हो, मैक्सिमम वेलफेयर हो, मैक्सिमम पीपल का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर कराने वाला जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट के लिए हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं। ठीक है, और प्रियम्बल में भी हमने जस्टिस की बात लिखी गई है। कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। ये भी आपका वेलफेयर स्टेट बताता है। जहां पे ये जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होता है उसको कहेंगे वेलफेयर स्टेट। जहां पे मैक्सिमम वेलफेयर होगा मैक्सिमम लोगों का उसको कहेंगे वेलफेयर स्टेट। ये सब कंसेप्ट आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस लिए है? टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट। तो ये वेलफेयर स्टेट की हम लोगों ने कुछ बात कर ली है। तो आई होप यहाँ पे, हाँ एक चीज और, आर्टिकल 75 का 3, आर्टिकल 75 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का 3 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके? लोकसभा के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा। तो आई होप ये बात भी हम लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा 75(3) अगर की बात करते हैं तो 75(5) की बात कर लेते हैं। 75(5) ये कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जब बने मिनिस्टर, तो भले ही वो लोकसभा राज्यसभा का पार्ट ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको किसी भी हाउस में मेंबरशिप लेनी होती है, चाहे वो लोकसभा हो या चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, दूसरी बात एक और है, यूके को क्या बोलते हैं? मदर ऑफ पार्लियामेंट्स। तो यूके एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो मदर ऑफ पार्लियामेंट्स बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम को, यूके को। ठीक है, तो ये बात हो गई है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि इंडिया में सेंटर का और स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दोनों का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, तो इसलिए इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बातें बताते हैं गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल किसने कहा? तो केसी वेयर साहब ने बोला कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। केसी वेयर साहब ने यह भी कहा कि क्वासी फेडरल का मतलब यह है कि ये एक अच्छा बैलेंस। अच्छा, ये तो क्वासी फेडरल हमारे गवर्नेंस सिस्टम को कहा। उसके बाद इन्होंने अमेंडमेंट प्रोसीजर्स के बारे में भी कुछ कहा। तो केसी वेयर साहब ने कहा कि इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। भाई अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है 368 के अंदर आप अगर करना चाहें तो काफी डिफिकल्ट है, इसलिए रिजिड है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिटीजनशिप में कुछ चेंज करें या टेरिटरीज में कुछ चेंज करें, स्टेट्स के नाम बदल दें, वो भी एक प्रकार का अमेंडमेंट है, लेकिन उसको करना आसान है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। तो इसलिए अमेंडमेंट प्रोसीजर को कहा कि ये फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, इनके बीच में एक अच्छा बैलेंस स्थापित करता है, ऐसा केसी वेयर साहब ने कहा। और क्वासी फेडरल बताया हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ऐसा कहते हैं कि डुअल पॉलिटी फॉलो करती है इंडिया, यूनियन एट द सेंटर, स्टेट्स एट द पेरिफेरी, ईच विथ इट्स सॉवरेन पावर्स। ये स्टेटमेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। लोकपाल टर्म किसने दिया था? ये ऐसे ही ऐड कर लिया, डॉक्टर एल एम सिंघवी ने लोकपाल का टर्म दिया था। 10th शेड्यूल इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ। तो राजीव गांधी के टाइम पे आया था आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल 1985 में आया था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो वो 10th शेड्यूल लाते हैं और कहते हैं ये जो 10th शेड्यूल है इज फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग पब्लिक लाइफ। क्या है 10th शेड्यूल? आपको पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका 1985 में लाया जाता है एज 10th शेड्यूल।
तो 52nd अमेंडमेंट है, ये भी हमने पढ़ा था, ये 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो इसी को राजीव गांधी जी ने बोला कि 10th शेड्यूल इज द फर्स्ट स्टेप इन क्लीनिंग अप पब्लिक लाइफ। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अच्छा, एक और चीज, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसने बोला था? पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम किसने बोला था? तो आइवर जेनिंग्स ने कैबिनेट सिस्टम को आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अब एक चीज और है, इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्शियंस। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्शियंस किसको बोला गया? इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्शियंस किसको बोला गया? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पब्लिक कॉन्शियंस ये बोला गया किसको? लोकपाल को इंस्टीट्यूशनलाइज पब्लिक कॉन्शियंस बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक बार शॉर्ट बार कुछ चीजें, हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं, तो एक बार शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग फिर से देखेंगे। जैसे कि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, भाई कॉसी फेडरल किसने बोला? कॉसी फेडरल बोला केसी वेयर ने, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला? मॉरिस जोन्स। ये पूछे गए क्वेश्चन है, मॉरिस जॉन साहब ने बोला कि भैया ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, याद रखिए। तो मॉरिस जी जब मार्केट में जाते हैं तो बार्गेन बहुत करते हैं, ठीक है। मॉरिस बार्गेन करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म बोला। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉसी फेडरल बहुत बार पूछता है। कॉसी फेडरल है केसी वेयर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका जी ऑस्टिन है। तो अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि अर्नस्ट बार्कर, तो बार्कर साहब की चाबी खो जाती है, तो इसलिए उन्होंने बोला की नोट प्रियम्बल को, ठीक है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल के साथ कंपेयर किसने किया था? जस्टिस हिदायतुल्लाह जस्टिस ने इसको किया था। तो इसके साथ ही हम लोग ने प्रियम्बल का भी खत्म कर लिया, गवर्नेंस का भी खत्म कर लिया, और आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, और बाकी सब पॉलिटिकल जो लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे।